हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। NCERT सीरीज़ के अंतर्गत 6th क्लास की ज्योग्राफी के NCERT को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हम 6th चैप्टर जिसका हेडिंग है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ उसको डिस्कस करेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, लैंडफॉर्म्स को रिलीफ फीचर्स भी कहा जाता है। रिलीफ फीचर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइट एंड स्लोप, है ना। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं या लैंडफॉर्म्स क्या होता है? तो रिलीफ फीचर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइट एंड स्लोप। दिस लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, यानी आप पृथ्वी पर जो भी लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं, वो टू प्रोसेस से उनका फॉर्मेशन हुआ है। ये दो प्रोसेस है, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब है जिस फोर्स का ओरिजिन अर्थ के अंदर हो, है ना, या उसे आप इंटरनल प्रोसेस भी कह सकते हैं। यानी द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो इंटरनल प्रोसेस है वो अर्थ सरफेस को या तो अपलिफ्ट कर रहा है या नीचे की तरफ सिंक करा रहा है, उसे आप एंडोजेनिक फोर्स कह सकते हैं या फिर इंटरनल प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है या एक्सटर्नल प्रोसेस है इज़ द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। या तो कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन हो रहा है वेदरिंग और इरोजन के कारण, या फिर रीबिल्डिंग हो रहा है ड्यू टू डिपोजिशन, है ना। तो इसको अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो देयर आर टू फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। आगे जाके हम लोग हायर क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डायस्ट्रॉफिक एंड कैटास्ट्रॉफिक, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू weathering, erosion and deposition. Okay, now the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या हो रहा है, या तो लोअर डाउन हो रहा है ना, या फिर उसको आप कह सकते हैं वेयरिंग डाउन हो रहा है जो कि इरोजन के कारण हो रहा है, और या तो बिल्ड हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है जो कि डिपोजिशन के कारण हो रहा है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एंडोजेनिक फोर्सेस का मेन काम है नए लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करना, या तो अपलिफ्टमेंट के द्वारा, है ना, या फिर माउंटेन अपलिफ्ट हो रहे हैं या लैंड अपलिफ्ट हो रहा है, या तो कॉन्टिनेंट अपलिफ्ट हो रहा है एपिरोजेनिक फोर्सेस के कारण, या माउंटेन अपलिफ्ट हो रहे हैं ओरोजेनिक फोर्सेस के कारण। तो इंटरनल प्रोसेस या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस का काम है अपलिफ्टमेंट करना, है ना। अगर लैंड सरफेस अपलिफ्ट हो रहा है तो उसे एपिरोजेनिक फोर्सेस के कारण होगा, अगर माउंटेन अपलिफ्ट हो रहे हैं तो ओरोजेनिक फोर्सेस के कारण होगा। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस है या एक्सटर्नल प्रोसेस है या एक्सोजेनिक फोर्सेस है, उनका काम है या तो वेयरिंग डाउन करना सरफेस को, है ना, यानी जो भी नए लैंडफॉर्म्स बने हैं या फिर जो भी वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ क्रिएट हुई है उस वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ को एलिमिनेट करना, यानी माउंटेन्स अपलिफ्ट हुआ है या फिर लैंडफॉर्म अपलिफ्ट हुए हैं उसको नीचे करना बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, या फिर अगर कहीं पर वैली क्रिएट हुई है ना, वैली भी क्रिएट होता है एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, तो उस वैली को डिपोजिशन के द्वारा, है ना, उसको रीबिल्ड करना। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। These two processes are carried out by running water, ice and wind। यानी ये जो इरोजन या डिपोजिशन वाला जो प्रोसेस है वो उसके कई सारे एजेंट होते हैं, जैसे रनिंग वाटर होता है, आइस है, यानी आइस मीन्स ग्लेशियर्स, है ना, जो फ्लोइंग आइस है उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है, एंड विंड्स। ओके, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। मैंने आपको बताया कि जो लैंडफॉर्म्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय
एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन मीन्स हाइट एंड स्लोप मीन्स जो आपका ग्रेडियंट्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स की अगर बात करें तो जो लैंडफॉर्म्स है माउंटेन्स के रूप में, अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो नेचुरल एलिवेशन है ना, विथ सम स्लोप, है ना, विथ सम ग्रेडियंट्स, दैट इज़ कॉल्ड माउंटेन्स। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन्स का एक समिट हो सकता है, समिट मीन्स चोटी, द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, जो ट्रायंगुलर शेप में होगा, एंड जो टिप होगी उसे आप समिट कहते हैं, और इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होगा। इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरियाज़। जो माउंटेन्स होगा वो अपने सराउंडिंग एरिया के कंसिडरेबली हाई होगा, उसकी एलिवेशन हाई होगी। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, है ना। यू नो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है, जो एवरेज हाइट है वो 10 किलोमीटर है, 8 to 10 किलोमीटर है। इन कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं, है ना, जो हाईएस्ट ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है 10 किलोमीटर है। यानी क्लाउड्स जो बनेंगे, लोअर, मिडिल और हायर क्लाउड्स होते हैं जो काफ़ी नीचे बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में। और कुछ ऐसे माउंटेन्स है जैसे हिमालयाज़, है ना, हुज हाइट्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। अगर माउंटेन्स पर आप अगर बेस से ऊपर समिट की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो क्लाइमेट है वो कोल्डर होता जाता है। क्यों? क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और एयर की डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण उसका जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो कम होता जाता है। यानी वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कम ट्रैप करता है, इसके कारण जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वो क्लाइमेट कोल्ड होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कई सारे माउंटेन्स जो ऊंचे माउंटेन्स हैं, खासकर हिमालय जैसे माउंटेन्स हैं, वहाँ पर आइस जो है फ्रोजन रूप में है, यानी रिवर्स ऑफ आइस है, यानी आइस फ्लो कर रहा है। जो फ्रोजन आइस है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर्स। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी के अंदर भी आपको कई सारे माउंटेन्स दिखेंगे जो कि बहुत ही नीचे डेप्थ पर प्रेजेंट हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव्स इन द माउंटेन एरिया। माउंटेन्स का जो क्लाइमेट होता है हार्श होता है, क्योंकि कोल्ड जैसा सिचुएशन बना रहेगा वहाँ पर, है ना, बर्फ़ जमा रहेगा, ग्लेशियर्स होंगी, है ना, सर्द हवाएं चलेंगी, साथ ही साथ वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सॉइल की कमी होती है ना। सिंस द स्लोप्स आर स्टिप्स, स्लोप स्टिप होते हैं, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि स्लोप जो होते हैं वो स्टिप होते हैं, जिसके कारण लैंड अवेलेबल नहीं होता फार्मिंग के लिए। दैट्स वाई पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस डेंस ऑन माउंटेन। माउंटेन में भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज। कई सारे माउंटेन्स एक साथ लाइन में अरेंज हो सकते हैं, उसे रेंज कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेज। कई सारे माउंटेन सिस्टम जो देखिए, माउंटेन्स कई सारे माउंटेन जो अरेंज है लाइन में उनको सीरीज कहते हैं, और जो माउंटेन सिस्टम होता है उसमें कई सारे सीरीज़ पैरेलली अरेंज हो सकते हैं, पैरेलल रेंजेज हो सकता है, एक्सटेंडिंग ओवर 100 of किलोमीटर। द हिमालय, द एल्प्स एंड द एंडीज़ आर माउंटेन रेंजेज ऑफ एशिया। ये तीन रेंजेस हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज़ एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में रिस्पेक्टिवली ये एग्जिस्ट करते हैं। माउंटेन्स वैरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मीन वलित पर्वत, है ना, जो फोल्डिंग के कारण, है ना, फोल्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फोल्डिंग क्यों होता है। तो फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन है, फोल्डिंग प्रोसेस के कारण ये माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ब्लॉक्स माउंटेन वैसे माउंटेन्स होते हैं, है ना, जो व्रंस घाटी यानी वैली के फॉर्मेशन के कारण उनका फॉर्मेशन होता है। यानी दोनों साइड का जो रॉक स्ट्रेटा है उसके डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण जो बीच वाला रॉक स्ट्रेटा है वो रिलेटिवली हायर दिखता है, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं ना। दोनों साइड के जो
रॉक स्ट्रेटा है वो अगर नीचे डाउनवर्ड उसका अगर मूवमेंट होता है तो बीच वाला जो रॉक स्ट्रेटा है वो रिलेटिवली हायर दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा, रेज्ड दिखेगा. दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन. एंड द वॉल्केनिक माउंटेन विच आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन. ना वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जब लावा सॉलिडिफाई होते हैं उसके कारण माउंटेन का फॉर्मेशन होता है. दैट इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स. जैसे बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स है. कैटापॉक्सी जो है इक्वाडोर में इन साउथ अमेरिका इज एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन. तो 3 तरह के माउंटेन हो सकते हैं. फोल्ड माउंटेन, हिमालय, एल्प्स, ये सब फॉल्ड माउंटेन है. ब्लॉक माउंटेन्स जैसे इंडिया में अगर देखें तो सतपुरा, विंध्या ब्लॉक माउंटेन्स है. एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर एग्जांपल कैटापॉक्सी है ना, अकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका के वॉल्केनिक माउंटेन्स है. द हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स है, टर्शियरी पीरियड में इनका फॉर्मेशन हुआ है ना. टर्शियरी पीरियड में सबसे लेटेस्ट फॉर्मेशन है, इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है. विथ रस्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पिक्स. रस्ड रिलीफ का मतलब है कि इरोजन के कारण, वेदरिंग के कारण ये घिसे हुए हैं. इनका जो रिलीफ है यानी जो स्लोप है वो घिसा हुआ है. एंड हाई कोनिकल पिक्स, इनका शेप कोनिकल शेप का है पिक्स के रूप में. द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. अरावली भी एक फोल्ड माउंटेन है बट ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ही है ना. अरावली रेंज जो इंडिया में है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है. द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन. इरोजन के कारण ये जो रेंज है अरावली का वो उसमें वियर और टियर आ चुके हैं यानी सरफेस डाउन हो चुका है ड्यू टू वेदरिंग. द अपलैंचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन है ना. इरोजन के कारण जो अपलैंचियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में और जो यूराल माउंटेन है यूरेशिया में वो उसका शेप राउंड शेप का हो चुका है और उसका एलिवेशन लो है ड्यू टू कंटिन्यूअस वेदरिंग एंड इरोजन. दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन. यानी अपलैंचियन माउंटेन और यूराल माउंटेन्स जो यूरेशिया में है दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ fold mountains. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. यानी दोनों साइड के रॉक स्ट्रेटा अगर वर्टिकली डाउनवर्ड उनका मूवमेंट होता है तो बीच वाला जो स्ट्रेटा है वो रिलेटिवली एलिवेटेड दिखेगा. दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन. The uplifted blocks are termed as horst and the lowered blocks are called graben. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system. ठीक है. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa, Mount Fujiyama in Japan are example of such mountains. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. क्योंकि mountains में जो glaciers हैं वो परमानेंटली फ्रोज़न के रूप में वो जमे रहते हैं जो कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है. Many rivers have their source in the glaciers और कई सारे रिवर्स उस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं माउंटेन्स में. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. यानी वाटर जो प्राप्त होता है हमें रिवर से, जो ग्लेशियर से फिगर कर रिवर्स जो फ्लो होते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं है ना. इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल कर सकते हैं. द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो रिवर वैलीज़ होती हैं है ना, रिवर हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि रिवर वैलीज़ एंड टेरेसेस. रिवर वैलीज़ जो नदी घाटियाँ हैं वो खासकर जो फ्लड प्लेन्स है दे आर वेरी सुटेबल फॉर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स है ना. दैट्स वाई a very high population density is present in river valleys like North Indian plain. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forest provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resin, etc. The mountains provide an idyllic site for tourists. यानी माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं. सोर्स ऑफ रिवर्स हो गया, रिवर्स वैली के बनने के कारण प्लेन्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स जहाँ पे खेती की जाती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है. वो वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. कई तरह के पशु और पक्षी और
पशु पक्षी जीव और पौधे हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। कई सारे तरह के फॉरेस्ट हैं माउंटेन एरियाज़ में जो हमें ईंधन, फॉडर यानी चारा, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, है ना। पर्यटन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साइट होता है माउंटेन। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पॉट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। तो these are some importance of mountainous region. Next lecture में we will discuss about plateaus. Okay, thank you.